Neurophysiological and behavioral studies bat not respond behaviorally to frequencies less than 10,000 Hz. अगर न्यूरोफिजियोलॉजी का स्टडी या बिहेवियरल स्टडीज को देखा जाए, अब फ्रीक्वेंसीज जिनकी वेवलेंथ 10,000 हर्ट्ज से कम होती है वो उसको बैट्स रिस्पॉन्ड ही नहीं करती. दिस लैक ऑफ रिस्पॉन्स बैट डिपेंडेंसी ऑन हियरिंग फॉर इकोलोकेशन. किस वजह से उसमें से कि उसका रिस्पॉन्स ही नहीं होता कि बैट्स की जो हियरिंग डिपेंडेंसी है दैट इज वो उसकी इकोलोकेशन के ऊपर डिपेंडेंसी है उसकी हियरिंग की. And the less than 10,000 Hz wavelength is too long to be of any use in the finding the prey. क्योंकि 10,000 से जो लेस वेवलेंथ है वो उसकी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी होती है कि वो किसी भी प्रे को फाइंड करने में इस्तेमाल नहीं होती. ये वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जहां पर इन्वायरमेंटल नॉइज टेक प्लेस होगा, यानी जिसमें कॉन्स्टेंटली एक इन्वायरमेंटल नॉइज को फेस करती है. उसकी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बिलो देन 10,000 हर्ट्ज है, उसकी वेवलेंथ इससे ज्यादा बड़ी होगी. तो ये वो वेवलेंथ है जिसको वो बैट रिस्पॉन्ड नहीं करती, उसके बिहेवियर के ऊपर कोई चेंज नहीं आती क्योंकि उसकी किसी भी कोलोकेशन के अंदर कोई उसका पर्पस नहीं है कि इतनी बड़ी वेवलेंथ अगर उसमें से जाएगी तो वो किसी प्रे को लोकेट नहीं कर पाती, तो बैट्स इसका रिस्पॉन्स भी नहीं करती. तो नेक्स्ट हम इसमें से ये बात देखते हैं. बैट्स हैव इवॉल्व्ड द एबिलिटी टू सिलेक्टिवली इग्नोर साउंड्स. ये भी उसके अंदर एबिलिटी है कि साउंड प्रोड्यूस करेंगी, सिलेक्टिवली उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, कि किसी को इग्नोर कर देती हैं, किसी को रिस्पॉन्ड करती हैं. रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया है बैट्स नॉट इजिली डिस्टर्ब्ड बाय अननेसेसरी साउंड्स ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी इवन वेरी लो साउंड्स. रिसर्च इस बात के ऊपर ऑब्जर्व कर चुके हैं कि बैट्स जो अननेसेसरी साउंड्स होती है वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती. कौन से? अगर वो फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाए उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, अगर साउंड बहुत लाउड हो जाए जो उसके किसी पर्पस में नहीं है वो उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगी. दिस peculiarity on hearing of hearing there is resistant to disturbing the sound, distracting sounds, कि उसमें से जो डिस्ट्रैक्टिंग साउंड्स होती हैं, जो उसमें से डिस्टर्बिंग साउंड्स होती हैं वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती हैं कि उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती. जो बैट्स को डिस्टर्ब करने वाली साउंड्स होती हैं वो सिर्फ रिस्पॉन्स उसी का करेंगी जिसमें उन्होंने कम्युनिकेट करना है और उसी का रिस्पॉन्स करेंगी जिसमें को उसमें से उसका कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ देयर प्रे. Signal types and sound production mechanism used by different bat species vary greatly. जो सिग्नल के टाइप्स हैं और जो साउंड की प्रोडक्शन है, इस साउंड की प्रोडक्शन का मैकेनिज्म और सिग्नल का टाइप का मैकेनिज्म डिफरेंट बैट्स के अंदर डिफरेंट स्पीशीज के अंदर वेरिएशंस पाई जाती हैं. इसमें से all calls produced with the lyrics contain some frequency modulation components. जितनी भी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उसके लिरिक्स से उसका कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कंपोनेंट मौजूद होता है. फ्रीक्वेंसी वेरीज ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द सिग्नल. किस फ्रीक्वेंसी वेरी करती है? वो सिग्नल का ड्यूरेशन कितना है, कितनी ड्यूरेशन का वो सिग्नल है. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल आर वेल सूटेड फॉर द टारगेट लोकलाइजेशन. फ्रीक्वेंसी मॉडल को लोकलाइज इसमें से जो फ्रीक्वेंसी मॉडल सिग्नल्स हैं ये टारगेट लोकलाइजेशन के लिए बड़े यूजफुल होते हैं. कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द 3D पोजीशन ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. इस वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको उन्होंने हंट करना होता है उसकी 3D पोजीशन स्मॉल ऑब्जेक्ट की ये उस बैट को प्रेजेंट करते हैं ताकि उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है, उसकी जो भी इसमें इसकी हाइट है, इन सारी चीजों को 3D व्यू उस साउंड की फॉर्म में बैट की तरफ जाता है. Each frequency in a signal provide a time marker for its arrival time at the bat's ear. और इसमें हर फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है, इस सिग्नल के अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी होगी जो उसकी कान की तरफ आ रही होगी वो उसके लिए टाइम मार्कर का काम करती है. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर इट्स अराइवल टाइम एट द बैट्स ईयर, कि वो बैट्स की एयर में कितनी देर में पहुंचेगा.
ये उसको डिटेक्ट करते हैं। ये उसका एक बेसिकली टाइम मार्कर है। इन कंट्रास्ट टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल, constant frequency sound do not vary the frequency over the duration of the signal, कि जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है जब तक उस सिग्नल का ड्यूरेशन रहेगा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी उसमें से नहीं बदलेगी। दो मोस्ट उसमें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आर कंबाइंड विद द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसके साथ कि उसमें ये दोनों को रिप्रेजेंट किया गया। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ द बैट है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दिस फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ द बैट। यहाँ पर उसका टाइम दिया हुआ, टाइम टू कॉन्टेक्ट विद द इंसेक्ट इन द मिली सेकेंड्स। यहाँ से उसकी फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज के अंदर मेंशन की गई है। यहाँ से वो इक्वल लोकेट करने की कोशिश कर रही है। जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है जब तक उसका सिग्नल रहता है वो उतनी देर तक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी उसमें नहीं बदलती। तो मोस्ट जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कंपोनेंट के साथ कंबाइन हो जाते हैं। These tonal sounds are well suited to carry information about the target movements through the Doppler shift in the returning echoes। ये जो टोनल साउंड्स होती हैं ये उस टारगेट पॉइंट की इंफॉर्मेशन को लेकर आती हैं थ्रू द डॉपलर शिफ्ट्स इन द रिटर्निंग इकोस। कि वो जो इंफॉर्मेशन आएंगी, एक इफेक्ट है, इसको भी हम डिफाइन करते हैं कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। उस इफेक्ट के थ्रू ये साउंड्स वेव्स जो इकोस होंगी वो रिटर्न बैक हो जाएंगी। कहाँ पर आएंगी? उस एनिमल स्पेसिमन की तरफ, दैट्स द बैट्स की तरफ आएंगी। उसमें से फिर उस टारगेट का, उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट्स के बारे में डिटरमिन कर लिया जाएगा। कैसे डिटरमिन करेगा? उसको एक डॉपलर ने डिटरमिन किया था, डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। वो इफेक्ट क्या है? डॉपलर शिफ्ट इज एन apparent change in the sound frequency that is a proportion to the relative velocity of the source। ये किसी apparent change है साउंड फ्रीक्वेंसी के अंदर, किसी भी फ्रीक्वेंसी के अंदर बज़ाहिर एक तब्दीली है। वो जो चेंज है that is a proportion to the relative velocity, वो जो चेंज है वो relative velocity के प्रोपोर्शनल है। किसकी velocity? of the source, सोर्स की relative velocity के प्रोपोर्शनल है। सोर्स क्या है? in case of the sonar target, and that is this are relative to the listener, और relative है लिसनर के। लिसनर के इसके अंदर क्या है? बैट है। यानी सोनर टारगेट और बैट इनके आपस में प्रोपोर्शन है। उसको देखा जाता है जो को डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। If the bat approaches a target, the apparent echo frequency increases। जैसे जैसे टारगेट के करीब बैट पहुंचती चले जाती है उसकी जो एपरेंट इको की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती चले जाती है, विच इज नोटेड एज ए पॉजिटिव डॉपलर इफेक्ट। इसको पॉजिटिव डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे बैट टारगेट पर पहुंचेगी और उसकी एपरेंट इको की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती चले जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वेवलेंथ उसकी रिड्यूस हो जाएगी, जिसको पॉजिटिव डॉपलर इफेक्ट का नाम दिया जाता है। There is evidence that bat species using both frequency modulation and the constant frequency signal show individual variation in the signal structure that may facilitate the processing of echo return from their own vocalization। ये तो हमने इस बैट्स के बारे में डिस्कस किया कि बैट्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत इख्तिसार के साथ ये बातें डिस्कस की हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ भी नहीं है, कि ऐसा ना हो कि आप लोग इसमें से बोरियत महसूस करने लग जाएं कि सिर्फ बैट की कोलोकेशन के बहुत लेंथी लेक्चर है तो हम इसको कैसे मेमोराइज कर पाएंगे। ये जस्ट उसमें से इसके फ्यू पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया। अब इसका दूसरा सेगमेंट जो उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज द इकोलोकेशन ऑफ द डॉल्फिन, कि डॉल्फिन इकोलोकेट कैसे करती है। यहाँ से क्रॉस वॉल में मैंने उसका एक छोटा सा थीम को रिप्रेजेंट कर दिया कि इसमें से डॉल्फिन कैसे इसको अपनी साउंड वेव्स को कन्वे कर रही है। डॉल्फिन एंड टूथ वेल यूज करती हैं इकोलोकेशंस को टू ओरिएंट देमसेल्फ, अपनी पोजीशन बदल लेती हैं, अपनी सम्मत का तयन कर लेती हैं। एंड लोकेट्स ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर, इसके लिए ये भी होता है कि उन्होंने वाटर के अंदर, एयर के अंदर नहीं, वाटर के अंदर उस ऑब्जेक्ट को डिटरमिन करना है जो उसकी फूड है। ये एनिमल प्रोबेबली रिलेट करते हैं साउंड प्रोडक्शन के ऊपर। एंड रिसेप्शन टू दी नेविगेट, कम्युनिकेट एंड हंट इन द डार्क आर द मर्की वाटर वेयर लाइट इज ऑफ लिटिल यूज।
आखिर इन टूथ वेल्स को या डॉल्फिन को, जैसा हमारे रिवर इंडस में पाई जाती है प्लेटानेसा इंडी, जो कि इसमें ब्लाइंड है, जो कि इंडेमिक स्पीशीज है पाकिस्तान की, जो साउंड वेव प्रोड्यूस करती है, क्योंकि इसकी आईज विजन पावर न होने के बराबर है, ब्लाइंड है वो, क्योंकि वो ऐसे वाटर में पाई जाती थी जो वाटर बहुत ज्यादा उसमें टर्बिडिटी ज्यादा थी। टर्बिडिटी ज्यादा होने की वजह से उसको नजर कुछ नहीं आता था, तो जब नजर कुछ नहीं आता तो उसको आई साइट की जरूरत ही नहीं है, तो उसने फिर अपने ऑब्जेक्ट को लोकेट कैसे किया, लकोट साउंड वेव से उसने लोकेट किया, क्योंकि ये यहाँ बात भी वही मेंशन की जा रही है, यानी अपनी साउंड के प्रोडक्शन इस पर डिपेंड करते हैं ताकि वो नेविगेट कर सकें, वो मूव कर सके, कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है, आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, वो कम्युनिकेट कर सकें अपने अंदर स्पीशीज के साथ। और डार्क और मर्की वाटर के अंदर जहां पर लाइट का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, लाइट पहुंच ही नहीं पाती, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती, उसको नजर ही नहीं आता, विजिबिलिटी कोई चीज नहीं होती, वहां भी साउंड वेव से कम्युनिकेट करती हैं। इस वजह से नेचर ने इनको ये एक मैकेनिज्म अता किया। दे प्रोड्यूस साउंड विद द लेरिंग्स एंड अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द कैविटीज कनेक्टेड टू देयर ब्लो होल। इसकी साउंड की जो प्रोडक्शन की डिपेंड कर रहा है वो साउंड की प्रोडक्शन के लेरिंग से होती है, और इसकी कॉम्प्लेक्स कैविटीज हैं जो कि उसकी ब्लो होल के साथ वो कनेक्टेड है, लेरिंग से प्रोड्यूस है और उसमें कैविटीज हैं जो ब्लो होल के साथ इसमें से कनेक्टेड है। साउंड वेव्स यूज्ड इन इकोलोकेशन आर रैपिड सीरीज ऑफ क्लिक्स, रैपिड सीरीज हैं, क्लिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने इस पिछली स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूं कि लेरिंग से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से वो उसके कैविटी से प्रोड्यूस हो रही हैं, कंटिन्यूस क्लिक्स प्रोड्यूस करती हैं। क्लिक्स में वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसमें फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट रेंजेस हैं। मोस्ट साउंड फ्रीक्वेंसी, मोस्ट ऑफ द साउंड एनर्जी इज इन द 50,000 to 2 lakh हर्ट्ज रेंज। साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसमें से रेंज बता दी गई, देखिए 50,000 से लेकर अप टू दी 2 लाख हर्ट्ज रेंज है। देखिए ये बड़ी वास्ट रेंज है, मिनिमम 50,000 है और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख हर्ट्ज की रेंज है। हाई फ्रीक्वेंसी नेसेसरी फॉर इकोलोकेशन वाटर, हाई फ्रीक्वेंसी इस वजह से जरूरी है कि वाटर के अंदर भी इकोलोकेट कर पाए, वाटर के अंदर इकोलोकेशन उसकी हो जाए। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 5 टाइम ग्रेटर देन इन एयर, साउंड की स्पीड पानी के अंदर ज्यादा और वाटर के अंदर ज्यादा और एयर के अंदर कम। वेवलेंथ साउंड ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी इज अ 5 टाइम लॉन्गर इन द वाटर देन इन एयर, और जो वेवलेंथ साउंड की, साउंड फ्रीक्वेंसी की, वो 5 टाइम लॉन्गर है इन वाटर के अंदर, क्योंकि इससे लॉन्ग वेवलेंथ है, वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती, और उसमें से 5 टाइम लॉन्गर है, इसका मतलब वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेंगी। वही वेव्स जो लेंथ है वो एयर के अंदर जो है उसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है, वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाती हैं। टू अचीव द सेम रेजोल्यूशन फ्रीक्वेंसी मस्ट बी 5 टाइम हायर। इन चीजों को अटेन करने के लिए स्पीड ऑफ साउंड को देखा जाए, उसकी वेवलेंथ को देखा जाए वाटर और एयर के अंदर, इस रेजोल्यूशन को अटेन करने के लिए, सेम रेजोल्यूशन को अटेन करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 टाइम हायर होनी चाहिए ताकि इन सर्कमस्टांसेस को मेट किया जा सके। यहां से हम एक और स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, दैट इज एक मीलॉन है, ये यहां से इसको एक डॉक्यूमेंटेड किया गया। ये इसकी एक कैविटीज के पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या होता है। डॉल्फिन अदर टूथ व्हेल के अंदर ये जनरेट करती हैं वाइड वैरायटीज ऑफ क्लिक्स, दैट आर whistles and other noises used in communication and echolocation. Clicks they use for echolocation are of higher frequency than those used for the other forms of the communications. अदर कम्युनिकेशंस के हद से जो वो फ्रीक्वेंसीज को यूज करती हैं, उस फ्रीक्वेंसीज की जो रेंज होती है वो काफी हायर होती है। दिस इंप्रूव्स रेजोल्यूशन एंड अलाउज स्मॉल प्रे टू बी लोकेटेड, इससे इसकी रेजोल्यूशन बढ़ जाती है, स्मॉल प्रे को भी लोकेट कर पाती हैं। जो क्लिक्स होते हैं वो जनरेट होते हैं सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड पैसेजेस बिहाइंड द मिलॉन,
when the sound strikes an object, a prey fish, for example a prey fish, some of the sound is reflected back towards the dolphin. जब इनकी साउंड वेव्स या किसी भी प्रे के साथ, स्पेशली स्मॉल फिश के साथ स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होकर इनकी बॉडी की तरफ आती हैं। जब इनकी तरफ आती हैं तो उस हेयर का रिस्पॉन्ड करती हैं, उससे आइडिया ले लेती हैं कि इसका टारगेट कितनी दूर है, उसको डिटरमिन कर पाती हैं। फैट फिल्ड कैविटी होगी डॉल्फिन्स के अंदर बिलो इज इन द लोअर जा, एक्ट एज ए रिसेप्टर फॉर द साउंड, कि ना सिर्फ ये साउंड उसको सेंसिंग करते हैं बल्कि डॉल्फिन्स के लोअर जा के ऊपर एक कैविटी मौजूद होती है जो फैट फिल्ड कैविटी होती है, जो कि रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करती है कि जब साउंड वेव्स आती हैं उसको रिस्पॉन्ड करती हैं, वो फैट फिल्ड कैविटी। साउंड वेव फैट फिल्ड कैविटी से उसको मूव किया जाता है टू द मिडल ईयर एंड प्रोसीड बाय द एनिमल्स ब्रेन। अब उसमें कि जो इसमें से डॉल्फिन को अगर हम इसमें से देखते हैं कि इनकी लॉन्ग ईयर नहीं है, एक्सटर्नल ईयर के बारे में हम इसका आइडिया नहीं लेते। अब उसमें जब साउंड प्रोड्यूस होते हैं, साउंड की जब प्रोडक्शन होती है तो दो तरह से उसमें होते हैं कि उसमें से डायरेक्टली लोअर जा में फैट फिल्ड कैविटीज होती हैं, वो साउंड उसकी तरफ आती हैं, साउंड कैविटीज को मिडल ईयर की तरफ पहुंचाती हैं, मिडल ईयर से डायरेक्ट उसके ब्रेन की तरफ जाता है, ब्रेन उसको परसीव करता है कि साउंड किस कैटेगरी की है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड कैटेगरी। तो फिर उसमें से जो डॉल्फिन है या उसमें टूथ वेल है, जो ये दोनों मैमल्स हैं, वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगी। As soon as the echo from the one click is received and the dolphin generates another click, यानी जब उसको एक क्लिक स्ट्राइक करने के बाद रिसीव हो जाएगी, उसको दूसरी क्लिक को प्रोड्यूस कर देगी। Time lapse between clicks and the echo enables the dolphin to determine the distance between it and the object, कि दोनों के दरमियान टाइम लैप्स कितना है, कि इसमें क्लिक के दरमियान और इको के दरमियान उसने क्लिक प्रोड्यूस किया और इको उसकी कितनी देर में है, इन दोनों के दरमियान जो इंटरवल था वो इस बात को डिटरमिन करने के लिए सफिशिएंट होता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना करीब है। अगर क्लिक और इको के दरमियान डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होगा, इसका मतलब उसका टारगेट पॉइंट इज अ वेरी नियर। अगर उसका एक टारगेट है जिसको करना चाहते तो आइडिया हो जाएगा इसके बहुत करीब है। The difference in the sound intensity received by each ear allows the animal to determine the direction. जो इंटेंसिटी होती है, जो शिद्दत होती है उसकी साउंड वेव्स की, जो उसका हर एक ईयर रिसीव करता है, उससे पता चल जाता है, वो एनिमल के काबिल बना देता है कि एनिमल उसकी डायरेक्शन का तयन भी कर सके। अब इसमें से एक एनिमेटेड स्लाइड है, चेक हियर। बाय इमिटिंग अ सीरीज ऑफ क्लिक्स एंड लिसनिंग टू द इकोस, द डॉल्फिन इज एबल टू लोकेट एंड फॉलो इट्स प्रे। इसमें ये देखिए, ये डॉल्फिन है, जिसमें से ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है, ये साउंड प्रोड्यूस करेगी, दैट इज द साउंड, ये वेव्स जाती हैं, ये जाके इससे स्ट्राइक करती हैं, इसकी रिस्पांस में इको आता है, दोनों के इंटरवल पर डिटरमिन किया जाता है, दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना फासला कैसा था। अगर ये टूथ वेल को दिया गया, चेक हियर, यहाँ से साउंड वेव जनरेट हो रही है, साउंड वेव यहाँ से जाने के बाद ये कहाँ पर जाती हैं, इसकी लोअर जाकर अंदर ये कैविटीज है, डॉल्फिन के अंदर मैकेनिज्म भी लोअर जाकर अंदर कैविटीज है, ये कैविटीज की तरफ जाएंगे, लुक हियर, कैविटीज के जाने का मिडल एयर की तरफ जाएगी, मिडल एयर इसको ब्रेन की तरफ परसीव कर देता है। इस तरह से इसमें से इसको डिटरमिन हो जाता है कि ऑब्जेक्ट कितना करीब है, कितना दूर है, इससे ये खुद उससे लोकेट कर लेती हैं। तो इन चीज़ों से एज ए होल एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी, ये एज ए होल इसका थीम है इसका। यहाँ से बैट प्रोड्यूस करती हैं, यहाँ से ये सोनर है जो ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ये रिटर्निंग साउंड वेव्स इसमें आ जाती हैं, ये डॉल्फिन का इस तरह से दिया गया, और मीनवाइल इसके अंदर ये टूथ वेल के बारे में भी ऐसा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। क्या आपने इसको अच्छी तरह सुना, समझा? होप सो कि आपको इसके बहुत से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसको मैंने बहुत एक सिंप्लीफाई वे में आप लोगों की तरफ कन्वे करने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, कि आप लोग इसको पिक करते हैं, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसमें से नेक्स्ट उसमें वीडियो भी अपलोड कर दूँ। थैंक यू।